नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सीवान एवं काउंसलर NOU पटना। छात्रों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिसके कारण मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। तो आइए हम लोग मुस्लिम लीग के जन्म के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों, जैसा हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और दोनों की एकजुटता की वजह से कई जगह जो है अंग्रेज़ी सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। कई दिनों तक अंग्रेज़ी सत्ता जो थी उसका लोप हो गया था, यह हमने देखा। तो 1857 की क्रांति में जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, एकता जो हुई थी, जिसके वजह से इतनी बड़ी चुनौती अंग्रेज़ों को मिली थी। इसके वजह से अंग्रेज़ जो चाहते थे वह नहीं चाहते थे कि दोनों में एकता हो, हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता हो। इसके वजह से वो दोनों में फूट डालने की जो है समय समय पर जो भी रणनीति अंग्रेज़ों से बन पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी से, उन्होंने दोनों के बीच में फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया। इसके बाद पुनः हम देखते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है उस स्थापना में यह जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है यह कोई हिंदूवादी संगठन नहीं था। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वह जो समय था 1885, उसके बाद 1899 से लेकर 905 ईस्वी तक का काल जो था वह करजन का काल था। यहाँ पर करजन यहाँ के वायसराय थे और करजन के समय में ही 1899 से 1905 ईस्वी के बीच में जो है वह दोनों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता को विभेद डालने के लिए, दोनों में फूट डालने के लिए एक रणनीति वो तय करते हैं और इसी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करजन के द्वारा किया जाता है और करजन के इस बंगाल विभाजन जो होता है उसमें पूर्वी बंगाल जो है उसको एक अलग क्षेत्र में बांटा जाता है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या की बहुलता होती है। दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल जहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो यह करजन की एक सोची साझी चाल थी और उन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत बंगाल का विभाजन इस प्रकार से किया था और उन्होंने इसके कारणों में प्रशासनिक कारणों को बताया था कि प्रशासनिक कारण से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है। तो इस विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध में पूरे भारत में जो है एक बवाल हुआ, जन आंदोलन शुरू होने लगा और इस जन आंदोलन से अंग्रेज जो है कि सत्ता हिल गई और कांग्रेस को वापस बुला लिया जाता है इंग्लैंड और पुनः जो है लॉर्ड मिंटो सेकेंड को 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का वायसराय बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है करजन वापस चले जाते हैं और लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 10 ईस्वी तक ये बनते हैं यहाँ के वायसराय।
लॉर्ड मिंटो सेकेंड इसीलिए इनको कहा गया है क्योंकि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे वो 1807 से 13 ईस्वी तक ये पूर्व में ही आए थे। तो लॉर्ड मिंटो 1905 ईस्वी में यहाँ के गवर्नर बनाए जाते हैं। और कर्जन जो विभाजनकारी जो नीति इन्होंने अपनाई थी हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालने के लिए, तो अंग्रेज़ों की प्रेरणा जो है आगा खां को मिली हुई थी और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को भी उनके द्वारा एक अलग संगठन बनाने की जो है प्रेरणा मिली हुई थी। चूँकि यह देख रहे थे कि कांग्रेस एक संगठन है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कर्जन के मन में यह चल रहा था कि क्यों नहीं कांग्रेस के विरुद्ध एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाए जो कांग्रेस का विरोधी हो और राष्ट्रीय आंदोलन धीमा पड़ जाए। और यह जो कर्जन की नीति थी, यह जो उनकी चाल थी, उस नीति में ये कर्जन जो है वो कामयाब भी हो जाते हैं। और कर्जन तो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन उनकी नीति जो है कामयाब हो जाती है। और जब लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 ईस्वी में भारत आते हैं तो इस बंगाल विभाजन के तत्पश्चात ही 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में, जैसा पहले हम जान चुके हैं कि आगा खां को कर्जन से प्रेरणा मिली थी अलग संगठन बनाने की। तो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को 6 ईस्वी को आगा नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो सेकेंड से एक दल मिलने जाता है जिसमें लगभग ज़्यादातर अभिजाती वर्ग होते हैं। वो शिमला में लॉर्ड मिंटो सेकेंड से मिलने जाते हैं और लॉर्ड मिंटो के द्वारा यह कहा जाता है, आश्वासन दिया जाता है कि मुसलमानों के लिए एक अलग से संप्रदाय के आधार पर एक गठन बनाने की मंजूरी देते हैं। यानी लॉर्ड मिंटो सेकेंड के द्वारा संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर एक राजनीतिक संगठन बनाने की सहमति प्रदान की गई। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मुस्लिमों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा वो करेंगे। तो इस प्रकार से जो है एक बड़ा बल और एक स्वीकृति मिलती है लॉर्ड मिंटो सेकेंड से संप्रदाय के आधार पर संगठन बनाने की। तो इस प्रकार से जो है 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में यह जो मुलाकात होती है लॉर्ड मिंटो सेकेंड से, यह आगा खां का जो यह पहल होता है, नेतृत्व होता है, वो सफल रहता है। पुनः इसके उपरांत ही लॉर्ड मिंटो के द्वारा स्वीकृति पाकर जो है वह आगे बढ़ते हैं ये लोग। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, जिन्हें भी कर्जन से प्रेरणा मिली थी, तत्पश्चात 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो कर्जन जो हैं वो बंगाल का विभाजन करते हैं सांप्रदायिक आधार पर। और जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी उनको एक भाग में बांटते हैं, हिंदू की जनसंख्या जहाँ ज़्यादा थी उनको अलग भाग में बांटते हैं और दोनों के बीच में फूट डालने का प्रयास करते हैं, फूट डालते हैं। और इतना ही नहीं, वो कांग्रेस जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के विरुद्ध एक अलग संगठन बनाने की प्रेरणा देते हैं। और इस प्रकार उन्हीं की प्रेरणा पाकर जो है उनके पश्चात आए लॉर्ड मिंटो से स्वीकृति भी ले ली जाती है आगा खां के द्वारा। और पुनः ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है। तो और मुस्लिम लीग जो है वो अपना एक गोल बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट या बनाते हैं कि उनको अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा रखना है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अंग्रेज़ों की फूट डालो राजनीति, फूट डालो और राज करो नीति के तहत ही मुस्लिम लीग की जाती है। तो स्वाभाविक था कि मुस्लिम लीग जो है अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा रखते, चूँकि उनको कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा किया गया था, बनाया गया था। वहीं दूसरे ओर कांग्रेस के बढ़ते जो प्रभाव था उनको भी रोकना था मुस्लिम लीग को। और तीसरा जो था कि सभी मुस्लिम राजनीतिक हित के लिए मुस्लिम लोग लीग का सहयोग करें, मतलब अपनी राजनीतिक हित को साधने के लिए मुस्लिम लीग का सभी मुस्लिम सहयोग करें और इसे बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यह इनका मुख्य 3 उद्देश्य था इनका मुस्लिम लीग का। और पुनः दूसरी ओर हम देखते हैं कि 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में कांग्रेस की जो है अधिवेशन होता है। उसमें स्वराज का प्रस्ताव पेश किया जाता है, बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन को अपनाने, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रस्ताव जो है 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इधर की मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी है और 1905 में इस तरह का प्रस्ताव पेश होता है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के स्थापना हो चुकी होती है। तो मुस्लिम लीग जो है अब कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध चलने लगती है। कांग्रेस जब इस विभाजन का विरोध करते हैं और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास करते हैं, तो मुस्लिम लोग लीग जो है इनके विरोध में आ जाती है। वो कहती है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, वह नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि वह पहले भी अपना उद्देश्य में वह निश्चित कर दी है कि वो उनको जो है अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा रखना है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कांग्रेस की नीति जो बनाई जाती है या कांग्रेस की जो नीतियां होती है उसके जस्ट विपरीत उनके विरोध में जो है मुस्लिम लीग आ जाती है और वह जो है इस बात को कांग्रेस की जो प्रस्ताव लिया गया था 1905 ईस्वी में, उसको वह बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है और वह कहते हैं कि मैं विदेशी सामानों का हम लोग क्यों बहिष्कार करेंगे। और इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो है विपरीत वह मुस्लिम लीग जो है वह चलने लगती है और उनकी बातों का विरोध करने लगती है। पुनः जब 1907 से 9 ईस्वी के बीच में हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है अपना लक्ष्य अपना रखती है 700 से 900 के बीच में, 1907 से 9 के बीच अपना लक्ष्य रखती है कि किसी तरह से अपनी मजबूती बनाए रखना है, यानी मुस्लिम लीग अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए कार्य करेगी। और दूसरा किसी प्रकार से जो है कांग्रेस के विचारों का खंडन करना है एवं उनके विस्तार को रोकना है। तो इस प्रकार से देखिए कि कैसे कांग्रेस मुस्लिम लीग की जो नीतियां हैं वह कांग्रेस के विरुद्ध होती चली जाती है। तो यहाँ पर वह दूसरा जो अपना उद्देश्य रखती है, लक्ष्य रखती है, वह कांग्रेस के विचारों को खंडन करने और उनके विस्तारों को रोकने का वह जो है अपना ये विचार रखती है। और तीसरा जो उनका यह था वह पृथक निर्वाचन की मांग अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करने का इनका ये जो है वह लक्ष्य अपना बनाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1907 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग का कराची में अधिवेशन होता है उसमें लीग का संविधान जो बनाया गया है, तो उसमें किस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है मुस्लिम लीग जो है अपना सारा कुछ जो है जो एजेंडा बनाती है वह
वह कांग्रेस के विरुद्ध बनाती है और कांग्रेस के विचारों का खंडन करने, उनको रोकने और पृथक निर्वाचन की मांग की 1907 के अधिवेशन में रखा जाता है। और इस प्रकार से हमने कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम दो भाई जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रह रहे थे, आंदोलन को, यहाँ की राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं तीसरा तीसरा यानी जो है कर्जन, जिस प्रकार हम आपस में भी देखते हैं कि जो लड़ाई होती है दोनों के बीच में, तो तीसरा इसमें जो है फूट डालता है या फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम दो भाई थे, लेकिन तीसरा कर्जन ने जो है इसमें फूट डालने की नीति को वो लाते हैं और आग में घी डालने का कार्य लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया जाता है और दोनों के बीच में दरार बढ़ती जाती है और दोनों की नीतियां अलग हो जाती है। जो है 1907 के कराची अधिवेशन के बाद पुनः 1908 ईस्वी में अमृतसर में भी मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है और उस अधिवेशन में पहली बार पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग जो है पृथक निर्वाचन की मांग करती है और चूँकि अंग्रेज तो इसी ताक में थे और 1909 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो सुधार आता है, लॉर्ड मॉडले मिंटो सुधार आता है और मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग जो है वह मांग भी ली जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से लीग जो है आगे बढ़ता है, मुस्लिम लीग, और किस प्रकार से अपने विचार या अपने जो है नीति को कांग्रेस विरोधी बनाता है और वह जो पृथक निर्वाचन की मांग को रखता है उसे तत्पश्चात ही 8 में यह मांग रखा जाता है अधिवेशन मंच में अमृतसर के, और 9 में इसे मान भी लिया जाता है पृथक निर्वाचन के मांग को। तो कांग्रेस यह देखती है कि वह कई साल से कुछ भी कर रही है, कोई मांग कर रही है, उसको नहीं माना जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वह मेरे बाद यानी कांग्रेस के बाद इनका मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, लेकिन उनकी मांग तुरंत मान ली जाती है। तो कांग्रेस यह समझ जाती है, समझने में देर नहीं लगती है कांग्रेस के नेताओं को कि अंग्रेज जो है उनके बीच में आग लगाने का कार्य कर रही है, दोनों में फूट डालने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है मुस्लिम लीग अपनी एक कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में विरोधी नीतियों को लेकर आगे बढ़ती है। वहीं इस बीच एक अहरार आंदोलन आता है। अहरार आंदोलन वह आंदोलन था जिसमें कई जो मुस्लिम थे वह कांग्रेस के समर्थक थे और कांग्रेस की जो नीतियां चल रही थी वह जो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बंगाल के विभाजन को गलत ठहराना इत्यादि की नीति को जो है कई जो मुस्लिम लोग हैं वह ठीक समझ रहे थे और कांग्रेस की नीतियों को सही ठहरा रहे थे। वह देशभक्ति के साथ उनके साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे और इन लोगों में जो प्रमुख थे वह मौलाना मोहम्मद अली, दूसरा हकीम अजमल खां और तीसरा हसन इमाम और चौथा मौलाना जफ़र अली। तो इन्हीं के द्वारा जो है अहरार आंदोलन चलाया गया था, यानी ये कांग्रेस के साथ और जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसका ये साथ दे रहे थे। इन्हीं के द्वारा अहरार आंदोलन चलाया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से जो है कर्जन की नीतियों की वजह से कर्जन के प्रेरणा से जो है मुस्लिम लीग का गठन होता है और यह मुस्लिम लीग जो है वह धीरे धीरे अपनी मांग को मजबूती से रखता है और
23 मार्च, यही मुस्लिम लीग के नेतृत्व में 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में जो की जाती है, उसमें पाकिस्तान की मांग की जाती है। यद्यपि पाकिस्तान का विचार जो है सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली के द्वारा सुझाया गया था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश के फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के एक विरोधी दल के रूप में सामने उभर कर आते हैं और कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए अंततः भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र के निर्माण में वो सहायक होते हैं, यानी भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण में वो सबसे बड़ी भूमिका में आते हैं।